हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष फ्रॉम 4D एजुकेशन हब। और पिछले कुछ दिनों से लगातार नेगेटिव न्यूज़ आ रही हैं। सुशांत सिंह द ग्रेट एक्टर, द टैलेंटेड एक्टर कमिटेड सुसाइड। इंडो नेपाल का टेंशन चल रहा है। क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन हो रही है चाइना के साथ। वैकेंसीज आएंगी नहीं आएंगी इस बात से एस्पिरेंट्स डरे हुए हैं। तो इन सब नेगेटिव न्यूज़ के बीच में देयर हैज़ बीन अ रे ऑफ होप इन द फॉर्म ऑफ एसएससी सीपीओ नोटिफिकेशन। जी हाँ, आपने सही सुना, एसएससी हैज़ रिलीज्ड इट्स नोटिफिकेशन ऑफ सीपीओ एग्जामिनेशन। तो इस वीडियो में हम पूरे नोटिफिकेशन का पोस्टमार्टम करेंगे। वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ द नोटिफिकेशन। एग्ज़ाम कैसे तैयार करना है, कट ऑफ ट्रेंड क्या रहा है, और कौन कौन से फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्वालिफाई करने होंगे, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर अंत तक देखिए, पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो डू प्रेस द बेल आइकन, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू एंड रिजॉल्व योर क्वेरीज। So let's get started. Okay. So let's understand the examination of CPO. सबसे पहले ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, यदि आपकी एज 20 to 25 ईयर्स तक है तो आप इस एग्जाम को फिल कर सकते हैं। देयर हैज़ बीन अ रिलैक्सेशन इफ़ यू बिलोंग टू SC ST कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से हैं, सो यू विल बी गेटिंग 5 ईयर एक्स्ट्रा टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। और यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं या फिर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से हैं तो यू विल बी गेटिंग 3 ईयर्स एक्स्ट्रा। तो याद रखिएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। पहली बात, 2 फेज है, दोनों कंप्यूटर बेस्ड हैं। एज लिमिट 20 to 25 ईयर्स है। एंड इफ़ यू बिलोंग टू द रिजर्व कैटेगरीज तो 5 ईयर्स एंड 3 ईयर्स रिलैक्सेशन फॉर SC ST एंड ओबीसी रेस्पेक्टिवली। ओके, यदि मैं पोस्ट की बात करूँ तो पोस्ट देखिए यहाँ पे CAPF में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, और दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है। तो सब इंस्पेक्टर रैंक पे रिक्रूटमेंट होगी। आपकी सैलरी एट द स्टार्टिंग 35,400 से लेकर के इट में वेरी टू 1 लाख एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इतनी जाती है। ओके, चलिए मैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की यदि बात करूं तो जो सेंट्रल आर्म फोर्सेस हैं जैसे CAPF, CRPF, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CAPF, CRPF, CISF, ITBP, ये सब सेंट्रल आर्म फोर्सेस होती हैं। तो इनमें जो रिक्रूटमेंट होती है वो असिस्टेंट इंस्पेक्टर के ग्रेड पे इस एग्जामिनेशन के थ्रू रिक्रूटमेंट ली जाएगी। और सबको मिला करके CAPF, CIPF, ITBP सभी आर्म फोर्सेस को मिला करके टोटल कितनी वैकेंसीज हैं? 1395, 1395। ओके ओके, एंड इफ आई टॉक अबाउट द वैकेंसीज इन दिल्ली पुलिस, दैट इज द क्रीम पोस्ट। ये बहुत क्रीम पोस्ट है, जो टॉप रैंकर्स होते हैं दे ऑप्ट फॉर इट। और उसकी पोस्ट है 91। और फीमेल कैंडिडेट्स बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फीमेल्स कैंडिडेट के लिए अलग से कोटा है, दैट इज 78। तो यदि मैं पूरी ऐड ऑन कर दूं तो लगभग 1500, लगभग 1600 वैकेंसीज, 1564 टू बी एग्जैक्ट। तो इतनी वैकेंसीज आई हैं। ये मैंने आपको वैकेंसीज की ब्रेकअप बता दी। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करिए ताकि आप जो टॉप नॉच पोस्ट है दैट इज दिल्ली पुलिस, आप उसके लिए क्वालिफाई हो सके। चलिए अब हम अगले स्लाइड में डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक बात याद रखिएगा, डेट्स को बहुत ध्यान में रखिएगा। और लास्ट टाइम सबमिशन, लास्ट टाइम रश से बचिएगा, क्योंकि वेबसाइट पे लोड होता है तो सबमिशन में प्रॉब्लम होती है। तो ट्राई टू फिल द फॉर्म एज सुन एज पॉसिबल। ओके ओके, चलिए तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि नोटिफिकेशन रिलीज डेट कब हुई। तो 17 जून को नोटिफिकेशन जारी हुआ है। द लास्ट डेट टू अप्लाई इज 16/7, दैट इज 16 जुलाई। तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है, हो सके तो इसको 2-3 दिन के अंदर जल्दी से भर दीजिए। अगेन मैं फिर से कहना चाहूँगा, डू नॉट वेट फॉर द लास्ट टाइम रश। आखिरी तक फॉर्म सबमिट करने का वेट मत करिए, जितना हो जल्दी हो सके फॉर्म को सबमिट करिए। ओके, अगली बात देखते हैं। तो सबसे पहले पेपर कब होगा, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है, सितंबर तक का समय है आपके पास। तो आपके पास 2-3 महीने हैं, आराम से आप इसकी तैयारी करिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए हम लोग टारगेटेड बैच भी अगले वीक से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ फ्री ऑन द यूट्यूब चैनल। उसको आप चैनल सब्सक्राइब करें, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, तो डेट यहाँ पे हम देखते हैं तो 29 सितंबर से लेकर के आप 5 नवंबर तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। सॉरी, इसके बीच में आपको एग्ज़ाम देना होगा। फॉर्म फिल करने की डेट यहाँ पे मैंने पहले ही बता दी है। तो आपके पास अच्छा खासा समय है। तो इस 4-5 दिन के अंदर आपको कोई भी एक स्लॉट दिया जाएगा, उस स्लॉट में आपको पेपर देना होगा। दैट पेपर विल बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ओके, यदि आप पेपर 1 क्वालिफाई करेंगे देन पेपर, और इसके बाद एक और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा, उसके बारे में आपको बताऊंगा। वो दोनों क्वालिफाई करने के बाद, मैंने क्या बोला, पेपर 1 भी क्वालिफाई कर लोगे प्लस फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी क्वालिफाई कर लोगे। ये दोनों क्वालिफाई करने के बाद फिर आप एलिजिबल होगे पेपर 2 के लिए, एंड दैट इज अगेन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और वो तो अगले साल होने वाला है, तो मार्च के महीने में होगा। ओके, तो इंपॉर्टेंट डेट्स एक बार आप ध्यान से देख लें कि आपको 16 जुलाई के पहले पहले फॉर्म फिल कर देना है।
आपका जो पेपर होगा दैट मे बी इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड नवंबर, तो आपके पास अच्छा खासा समय है, अभी से आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। ओके, चलिए अगली स्लाइड में आते हैं। तो यदि मैं पैटर्न की बात करूं तो सबसे पहले मैंने आपको बोला कि पेपर 1 क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट देंगे, और वो दोनों क्वालिफाई करेंगे तब आप मेंस दे पाएंगे, दैट इज पेपर 2 ऑफ सीपीओ। तो सबसे पहले मैं पेपर 1 को डिस्कस करूं तो पेपर 1 जो पुराने पैटर्न में एसएससी सीजीएल होता था उसी पैटर्न में होगा ये। तो यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पे 4 सेक्शन है, हर सेक्शन में 50-50 क्वेश्चन हैं, और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर, यानी कुल जो मार्क्स होंगे दैट विल बी 200, यानी 2 घंटे में आपको 200 सवाल बनाने हैं। यदि मैं ब्रेकअप देखूं तो 50 क्वेश्चन फ्रॉम रीजनिंग, 50 फ्रॉम जीके, 50 फ्रॉम एफटी एंड 50 क्वेश्चन फ्रॉम इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। तो ये जो ब्रेकअप है इसको देख लिया हमने। अब हम समझते हैं कि ट्रेंड क्या रहा है। तो यदि आप पेपर 1 को क्वालिफाई करेंगे तो फिर आपको क्या देना पड़ेगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और उसके बाद फिर आप पेपर 2 अप के लिए अपीयर करेंगे। तो सीक्वेंस याद रखिए, पेपर 1 देन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके बाद पेपर 2। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है, एसएससी सीपीओ पेपर 2 विल बी हेल्ड वंस यू क्वालिफाई फिजिकल एंड्योरेंस एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ये क्या होता है अभी मैं बताऊंगा आपको डिटेल में। तो सबसे पहले आपने पेपर 1 क्वालिफाई किया, फिर पीईटी और पीएसटी क्वालिफाई किया। पीईटी पीएसटी के बारे में स्लाइड में आगे डिस्कस करूंगा। फिर आपको पेपर 2 देना पड़ेगा। पेपर 2 जो होता है, ये बहुत अच्छी बात है कि पेपर 2 में सिर्फ इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन होता है। याद रखिएगा पेपर 2 में गणित का पेपर नहीं होता। जैसे एसएससी के जो नॉर्मल पोस्ट हो, जैसे सीजीएल में पेपर 2 में इंग्लिश भी होता है और मैथ्स भी होता है। बट एसएससी सीपीओ में बहुत अच्छी बात है, यदि आपका मैथ्स थोड़ा सा वीक है बट इंग्लिश स्ट्रांग है, सो इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी एंड ग्रैब इट एज सून एज पॉसिबल। इसमें जो सेकंड पेपर होगा दैट विल बी ओनली इंग्लिश, और उसमें आपके 200 सवाल पूछे जाएंगे। आई थिंक ये सभी को क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब यदि मैं एनालिसिस की बात करता हूँ तो मैं पूरा एनालिसिस बताता हूँ 2000 पिछले साल का। तो यदि मैं ट्रेंड की बात करूँ तो देखिए ये ट्रेंड है, टीयर 1 की बात कर रहा हूँ मैं। तो टीयर 1 में जो 50 क्वेश्चन आते हैं, उस 50 क्वेश्चन का यदि हम ब्रेकअप देखते हैं तो उसमें एनालॉजी से लगभग 3 से 5 सवाल आते हैं। सीरीज इजी होता है, 5 सीरीज के क्वेश्चन होते हैं। ऑड वन आउट ये थोड़ा सा टफ भी हो सकता है, सो दैट इज अराउंड 5 क्वेश्चन। विजुअल रीजनिंग ये काफ़ी सरल आता है एसएससी सीपीओ में, तो यहाँ पे आप साथ में पूरे 7 क्वेश्चन बना सकते हैं। बट थोड़ा सा इसमें सावधानी बरतनी होती है। ये सब डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे जब मैं आपको फ्री लाइव सेशंस लूंगा। ओके, डायरेक्शंस की यदि बात करें तो डायरेक्शन भी सिंपल आता है यहाँ पे। वेन डायग्राम थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग पूछा जाता है, तो वेन डायग्राम भी 5 क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। स्टेटमेंट कंक्लूजन ईजी होता है। वर्ड फॉर्मेशन, मिसिंग नंबर, कोडिंग डिकोडिंग से 2 सवाल आते हैं। ब्लड रिलेशन से 1 सवाल पूछा गया। मैट्रिक्स बेस्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मैट्रिक बेस्ड हर बार आएगा। मैट्रिक्स बेस्ड जो क्वेश्चन है ना, ये हर बार पूछा जाता है। तो ये तो 3 क्वेश्चन आपके एकदम पके पका हैं। ये भले इसमें से बाकी अबाउट टॉपिक में से हो सकता है वेटेज ऊपर नीचे हो, बट मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन तो 3 से 5 आता ही आता है। ओके, तो ये मैंने आपको ब्रेकअप बताया। यदि मैं ट्रेंड की बात करूँ तो जो रीजनिंग का ट्रेंड बनता है दैट इज फ्रॉम इजी टू मॉडरेट, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस यहाँ पे आते नहीं हैं। हाँ, मिसिंग नंबर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, मिसिंग नंबर और वेन डायग्राम के क्वेश्चन, ये तो ऐसे टॉपिक है जहाँ पे हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, बट थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप यहाँ पे इजीली स्कोर कर सकते हैं। सो व्हाट आई प्रिफर इस कम से कम 50 में आप 35 प्लस स्कोर करिए, कम से कम बता रहा हूँ मैं, मैक्सिमम तो आप 40 प्लस स्कोर करिए, तो आप बेटर साइड रहेंगे सिलेक्शन के। ओके, चलिए ये रीजनिंग का बताया मैंने। आपका टारगेट होना चाहिए कि रीजनिंग में भैया मेरे को कम से कम 50 में, यदि आप चाहते हो दिल्ली पुलिस उठाना तो याद रखना 50 में 40 का टारगेट लेकर के एग्जाम में घुसना है। इसके नीचे कहानी नहीं बनने वाली दोस्तों। यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो ये ठान के जाओ कि भाई 50 में 40 तो लेके ही आना है, और ये तभी आएगा जब आप पूरे 50 में पूरे 50 क्वेश्चन मार के आओगे। सो दैट इज द ट्रिक फॉर, दैट इज द ब्रेकअप ऑफ, दैट इज द पोस्टमार्टम ऑफ रीजनिंग सेक्शन। चलिए अब आगे चलते हैं। यदि मैं जीके की बात करूं तो एनालिसिस की बात करते हैं, तो जीके में देखिए सबसे ज़्यादा साइंस का वेटेज बहुत है। बायो से क्वेश्चन पूछा गया, केमिस्ट्री से पूछा गया, फिजिक्स से पूछा गया। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि बायो को थोड़ा सा प्रेफर करके जल्दी से पढ़ लीजिए, क्योंकि बायो के 6 क्वेश्चन फंसते हैं। इकोनॉमिक्स से 6 क्वेश्चन है। पॉलिटी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ जनरल स्टडीज़, और हिस्ट्री से भी 6-7 क्वेश्चन आते हैं। ये जो करंट अफेयर्स है इससे भी 10 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए बेसिकली आपको दोनों चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, दैट इज़ योर कांस्टेंट जीके, दैट इज़ योर करंट जीके। कांस्टेंट जीके के लिए आप लूसेंट प्रेफर कर सकते हैं। लूसेंट को बेस बना के बेटा रट दो, घोल दो, उसको पी जाओ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस फंसते हैं डेफिनेटली। और वैसे भी जब हम लाइव सेशन करेंगे, फ्री लाइव सेशन, तो वहाँ पे मैं आपको, वहाँ पे जो हमारी टीम है वो हर एक सेक्शन पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेगी। सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू कि आप इसमें स्कोर करें। तो देखिए 50 में एक्चुअली में आप इसमें 50 में 40 स्कोर करना तो टू बी वेरी ऑनेस्ट तो पॉसिबल नहीं होता जीएस में, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे पेपर टफ आता है। तो आप कम से कम एक्सपेक्ट करिए कि भाई 30 नंबर तो घुसाना है मेरे को। यदि आपने 30 नंबर स्कोर कर लिया जीके सेक्शन में, तो मार्क माई वर्ड्स, आपकी चांसेस बहुत ज़्यादा तगड़े हो जाएंगे, बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे टू गेट द स्ट्रॉन्ग टॉप नॉच पोस्ट, दैट इज दिल्ली पुलिस एसआई।
ओके चलिए अगले सेक्शन की यदि मैं बात करूं तो नेक्स्ट सेक्शन इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, क्योंकि भैया जिसका मैथ्स तगड़ा होता है, मैंने कहा था पेपर 2 में मैथ्स नहीं आता, लेकिन पेपर 1 में 50 सवाल मैथ्स के होते हैं, और बेसिकली 50 सवाल मतलब 50 नंबर। तो जिसका मैथ्स तगड़ा होता है ना बेटा, वो तो 45 46 स्कोर करके आते हैं इसमें। ठीक है, इतना स्कोर आता है, मैंने देखा है टॉपर्स का। ठीक है, बट आप कम से कम 40 इसमें भी टारगेट रखिए। यदि हम बात करें तो 5 क्वेश्चन डीआई के, बहुत सरल क्वेश्चन, तुरंत लड्डू है, तुरंत खा लो इसके क्वेश्चन को, सबसे पहले डीआई जाके सॉल्व कर दिया करो। जैसे ही 5 क्वेश्चन बनेंगे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। उसके बाद पाइप सिस्टम और वर्क एंड टाइम दोनों रिलेटेड टॉपिक है, तो उसके लगभग 7 सवाल पूछे गए थे। ये जो गेम चेंजर है बेटा, देखो ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ये जो 4-5 सेक्शंस की बात की है मैंने, दिस इज कॉल्ड एडवांस मैथ्स एंड दिस इज द गेम चेंजर। यदि आपने यहाँ पे स्कोर कर लिया, क्योंकि नॉर्मली लोगों का एलिमेंट्री मैथ्स अच्छा होता है, एडवांस में ध्यान नहीं देते हैं। एडवांस मैथ्स में बहुत सारे ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको स्पीड गेन करने में मदद करेंगे, तो वो सारी चीज़ें भी हम फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे यदि आपने स्कोर किया तो आप गेम चेंजर हो, दैट कैन बी द डिसाइडर, और यहाँ पे आप स्कोर करोगे तो बाकी लोगों से ऊपर जा सकते हो। ओके अगली बात करें तो परसेंटेज के 4 क्वेश्चन आते हैं। टीएसडी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके क्वेश्चन थोड़े से टफ पूछे जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस इजी चैप्टर है, हो जाएगा। एसआईसी है, ये थोड़ा सा टफ पड़ता है। फिर रेशियो प्रपोर्शन से एक, मिक्सचर एलिगेशन से एक, एवरेज से 2 क्वेश्चन। एवरेज क्वेश्चंस लगभग इजी रहते हैं। तो हमने ये पूरा एनालिसिस देखा कि पिछले साल का जो पेपर था उसको मैंने पोस्टमार्टम किया है। तो आई थिंक अब आपको एक क्लियर हो गया होगा कि आपको किसके एरिया पे ज़्यादा ध्यान देना है। मैंने कहा क्या क्या कहा आपसे, एडवांस मैथ्स पे अभी से फोकस करो, क्योंकि वो जो सेक्शन होता है एडवांस मैथ्स का, वो नॉर्मली लोग इग्नोर कर देते हैं और वहीं से क्वेश्चन फंस जाते हैं। तो यदि 5-6 सवाल, मान लो 10-15 सवाल भी आपके सही बन गए एडवांस मैथ्स के, तो आप फिर डेफिनेटली मोर देन 40 स्कोर कर जाएंगे, क्योंकि वहीं पे बच्चे मार्क्स छोड़ के आते हैं, क्वेश्चन छोड़ के आते हैं। और इसके लिए आपको स्पीड गेन करनी पड़ेगी। मैं आपको 1-2 बुक्स भी बता देता हूँ। आप सभी एसएससी किरण की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खरीद लीजिए और उसके हर एक क्वेश्चंस को 2-3 बार लगा लो, और उससे देखना आपको ग्रेजुअली आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। वैसे हर एक चैप्टर पे हम लोग डिटेल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट सब हम लोग लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके चलिए अगले सेक्शन की तरफ आते हैं। अगेन इंग्लिश, इंग्लिश तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा प्री के अलावा ये मेंस में भी पूछा जाएगा। तो जो जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो ना, ये सभी टॉपिक्स मेंस में भी कवर करने हैं। और मैं बात कहना चाहूँगा कि यदि किसी को लगता है कि भैया मेरा इंग्लिश तगड़ा है, बेटा सीपीओ इज़ मेड फॉर यू। यदि आपका इंग्लिश बहुत तगड़ा है तो आप सीपीओ एग्ज़ाम भरो, इसमें गणित मेंस में नहीं पूछा जाता। और यदि मैं अभी टीयर 1 की डिस्कशन कर रहे हैं तो 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स इसमें भी हैं। लोग अमूमन 35 प्लस स्कोर करते हैं इंग्लिश में। यदि आपका इंग्लिश अच्छा है तो आप और ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। यदि मैं बात करूं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन काफ़ी सिंपल आता है यहाँ पे। अच्छा पिछले साल शायद डिफिकल्ट पूछा गया था, बट नॉर्मली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सिंपल होता है। क्लोज टेस्ट ये कंफ्यूजिंग है काफ़ी। फिर स्पेलिंग आपको सारी कंफ्यूजिंग, सब स्पेलिंग्स को बहुत क्लोज कॉल रहता है हर स्पेलिंग में, तो आपको एकदम याद करना पड़ेगा स्पेलिंग्स को। सेंटेंस इंप्रूवमेंट से क्वेश्चन आता है, स्पॉट द एरर, यहाँ पे ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लगभग डिफिकल्ट है मैं मानता हूँ, बट यदि आप इसको मगअप कर लेंगे ना, जैसा भी आपका कॉन्सेप्ट है, जैसा अभी हम लोग एक सेशन चला रहे हैं वैसे हाउ टू इम्प्रूव योर वोकेबलरी करके, रोज हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और सिनोनिम्स वगैरह सर लेकर के आ रहे हैं आपके पास, तो वो सेशन अटेंड करिए, डेफिनेटली आप इसमें अच्छा स्कोर करेंगे। फिर ईडीएम्स एंड फ्रेजेस से भी 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो दिस इज द पोस्टमार्टम ऑफ टीयर 1। और टीयर 1 में मैं बोलूँगा यदि आप स्कोर करना चाहते हैं, यदि आप टॉप नॉच पोस्ट लेना चाहते हैं, तो 200 में कम से कम आप स्कोर करिए 130। उसके नीचे बेटा कोई कहानी नहीं पकने वाली, उसके ऊपर ही आपको पूरा खेल है। उसके ज़्यादा तो फिर आप 160 180 स्कोर करिए, बट मिनिमम 130 स्कोर करना मैंडेटरी है। क्लियर है? ओके चलिए आते हैं आगे। मेंस एग्जाम की बात करें तो मेंस एग्जाम में 200 क्वेश्चन इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से पूछा जाएगा। जब आप टीयर 1 क्लियर कर लेंगे तो आई विल टेल यू द स्ट्रेटेजी ऑफ टीयर 2 ऑल्सो। जब भी आपका टीयर 1 जैसे ही हो जाएगा तो मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, उसमें टीयर 2 को कैसे टैकल करना है वो बता दूंगा। अभी के लिए इतना जान लो आप कि 200 सवाल आने हैं और वो केवल इंग्लिश का टेस्ट होगा, मैथ्स और रीजनिंग वगैरह टेस्ट नहीं किया जाता मेंस में। चलिए अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ यदि मैं बात करूं, अभी मैं टीयर 1 की कट ऑफ की यदि मैं बात करूं तो आप देख सकते हो कि टीयर 1 में जो कट ऑफ गया था दैट वाज 117.25, अप्रॉक्सीमेटली 118 मान लो आप। तो कट ऑफ से कम 15-20 नंबर ज़्यादा लेकर के आओ हमेशा, क्योंकि याद रखना जो टीयर 1 का मार्क्स है वो इंक्लूड होता है। कौन कौन से मार्क्स इंक्लूड होंगे मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा। तो टीयर 1 के जो 200 में जितना भी स्कोर लेकर के आओगे आप वो इंक्लूड होगा, प्लस टीयर 2 में जितना भी नंबर लेकर के आओगे वो भी इंक्लूड होगा। क्लियर है? अब यदि मान लो आपने पेपर 1 क्लियर कर लिया, पेपर 1 क्लियर करने के बाद
फिर आपको पेपर 2 भी देना पड़ेगा। पेपर 2 200 नंबर का होता है, और यदि मैं दोनों पेपर को कंबाइन करके मैं कट ऑफ देखूं तो जो कट ऑफ था दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 294 इन लास्ट ईयर, और ये डेफिनेटली इस बार बढ़ेगा। क्लियर है? और मैं बोलना चाहूँगा कि सिर्फ आप ऐसा मत सोचो कि भाई 300 नंबर लाना है, हमारी नहीं आ पा रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। बेटा आपको कम से कम यदि मैंने आपको क्या बताया, मेंस में कम से कम आपको 150 लेकर के आना पड़ेगा यदि आपको दिल्ली पुलिस चाहिए तो, अदरवाइज आपको फिर नीचे की पोस्ट मिल जाएंगी। मेंस में कम से कम 150 लेकर के आओ, और जो आपका टीयर 2 है, टीयर 1 है, उसमें यदि मान लो आपने कम से कम 150 उसमें भी लेकर के आए आप, तो फिर आपका 300 नंबर बन जाएगा। और 300 प्लस यदि आप घुसते हो तो देर आर चांसेस कि आपका इंटर दिल्ली पुलिस के प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। सो दैट इज़ द ट्रेंड ऑफ कट ऑफ, ये सब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये फीमेल कैंडिडेट्स का कट ऑफ है, ये मैंने मेल कैंडिडेट्स का कट ऑफ बताया। चलिए अब मैं बात करता हूँ मेडिकल और फिजिकल स्टैंडर्ड्स की। इसके बारे में कई लोगों को आइडिया नहीं होता, वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि टीयर 1 क्लियर करने के बाद आपको क्या देना पड़ेगा, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। एंड्योरेंस मतलब यहाँ पे आपका दौड़ भाग चेक किया जाएगा, लंबी कूद और दौड़ वगैरह चेक किया जाता है, स्प्रिंट रनिंग भी चेक होती है, देखेंगे। और स्टैंडर्ड मतलब कुछ कुछ बेसिक मेडिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे आई साइट। आपका जो 6/6 और 6/9 का आई साइट होना मैंडेटरी है। यदि ये आई साइट नहीं है तो वो आपको इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मैं इसी में छटा गया था बेटा। ठीक है, इसमें आपको एक बात कहना चाहूँगा, ये पता नहीं होती है। यदि मान लो आपका 6/6 और 6/9 का विजन नहीं है तो यहाँ पे लेजिक सर्जरी अलाउड नहीं है। लेकिन याद रखना, लेजिक सर्जरी आप करा लो तो 6 महीने के ड्यूरेशन के बाद आप आ, इसके लिए अलाउड, आपको इसकी परमिशन दे दी जाती है। मतलब 6 मंथ्स के अंदर कोई ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। तो यदि आपका विजन 6/6 6/9 नहीं है तो आप लेजिक सर्जरी अभी करवा लो, ताकि जब आपका मेडिकल टेस्ट हो उस टाइम पे आप एलिजिबल हो जाए। यदि मान लो उस टाइम तक आपने सर्जरी नहीं कराई और फिर आप यदि विजन टेस्ट के लिए जाते हो और आपका 6/6 और 6/9 का विजन नहीं होता, तो वहां पे फिर आपके पास समय नहीं रहेगा लेजिक सर्जरी कराने का। सो इट इज़ द राइट टाइम, और मेरे हिसाब से करा लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे ये विजन मांगेगा आपसे। और लेजिक इज़ गुड, मैंने भी कराया, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो उसको जल्दी से करा लोगे तो इस एग्जाम, यदि आपका विजन नहीं है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो याद रखना, बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए, 6/6, और वर्स्ट कंडीशन कितनी होनी चाहिए, 6/9। आप अपने नियरेस्ट ऑप्थेमोलॉजिस्ट के पास जाकर के इसको चेक करवा सकते हैं आप अपना। क्लियर है? आपको स्नेल्स चार्ट दिया जाता है पढ़ने के लिए। फिजिकल स्टैंडर्ड जब आपका टेस्ट होगा तो स्नेल्स चार्ट यदि आप पढ़ लोगे तो बेटर है, उसमें यदि आप नहीं पढ़ पाओगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और आई स्टैंडर्ड पे, साइट स्टैंडर्ड पे बहुत लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं, और वो जब री मेडिकल अप्लाई करते हैं उसमें भी उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो इसीलिए इसको थोड़ा सीरियसली लेंगे आप सभी। उसके बाद यदि आपका नॉक नहीं है, फ्लैट फुट है, वेरिकोज वेन है और स्क्विंट आइज है, तो भी आप मेडिकली अनफिट हैं इन एग्जाम्स के लिए। ठीक है, ओके चलिए अगली बात करते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात मैंने कर ली। फिजिकल स्टैंडर्ड में हाइट्स और चेस्ट एक्सपेंशन भी देखा जाता है। तो हाइट कम से कम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आप जाकर के इसको चेक कर सकते हैं, टेप से, इंची टेप से आप नाप कर देख लीजिए, कम से कम हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो चेस्ट एक्सपेंशन है, अक्सर क्या होता है स्मोकर्स लोग एक्सपेंड नहीं कर पाते, मैंने अपने आँख से देखा है। तो यदि आप चेन स्मोकर हैं तो थोड़ा सा अपनी स्मोकिंग हैबिट को कंट्रोल करिए और कुछ दिन के लिए। तो ये 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। मतलब एक्सपेंशन मतलब होता है कि नॉर्मल पहले आपका चेक करेगा इंची टेप से, फिर वो बोलेगा नाउ एक्सपैंड। तो जब आप एक्सपैंड करोगे तो कम से कम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन दिखना चाहिए। ओके, जैसा आपको पता होगा कि गोरखा और हिल एरियाज़ के लोगों की हाइट कम होती है, तो उनके लिए स्टैंडर्ड 165 सेंटीमीटर सेट किया गया है। यदि आप ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हो, इफ़ यू आर शेड्यूल्ड ट्राइब, तो योर स्टैंडर्ड इज 162.5 और इन सेंटीमीटर्स। क्लियर है? चेस्ट एक्सपेंशन यहाँ पे सेम है, यहाँ पे थोड़ा सा कम है। ओके चलिए, आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो गया। एक्सपेंशन सभी का सेम है, अनएक्सपेंडेड जो होता है एसटी लोगों के लिए उनका 77 सेंटीमीटर है। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर। सो दीज आर द फिजिकल स्टैंडर्ड। मैंने फिर से रिपीट कर देना है, आई साइट होना चाहिए, चेस्ट एक्सपेंशन होना चाहिए, फ्लैट फुट, वेरिकोज वेन वगैरह नहीं होना चाहिए, और आपका जो हाइट है दैट शुड बी मिनिमम 170 सेंटीमीटर इफ़ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी। चलिए आगे चलते हैं। फीमेल के लिए मैं यहाँ पे बता देना चाहूँगा, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट्स की, फीमेल के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है इनफैक्ट, और उनके चांसेस भी सिलेक्शन के अच्छे होते हैं क्योंकि उतने कैंडिडेट्स आते नहीं हैं। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी से यदि आप बिलोंग करो, योर हाइट शुड बी 157 सेंटीमीटर। चेस्ट एक्सपेंशन को में कोई वो लोड नहीं है, तो ये 157 155 इफ़ यू बिलोंग टू हिल एरियाज, एंड इफ़ यू बिलोंग टू एसटी कैटेगरी तो हाइट इज़
154 centimeters. Okay, so these are the physical standards for male and female candidates. अगली बात करते हैं फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की। तो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपकी दौड़ होती है। तो दौड़ में दो प्रकार की दौड़ होती है। सबसे पहले आप जब जाओगे तो सबसे पहले दौड़ ही होती है, दैट इज 1600 मीटर्स या फिर 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना पड़ेगा 6.5 मिनट में। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट हाँ कम से कम आपको 2-3 महीने की रिग्रेस प्रैक्टिस चाहिए, उसी से आप ये गेन कर पाएंगे। अदरवाइज इसमें बहुत लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ओके, इसके बाद आपको थोड़ी देर का ब्रेक दिया जाएगा, फिर आपको 100 मीटर्स विद इन 16 सेकेंड्स दौड़ना, ये हो जाता है, ये ऑलमोस्ट सभी से हो जाता है, लोग यहीं पर अटकते हैं। उसके बाद लॉन्ग जंप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3.65 मीटर आपको 3 बार में कूदना होगा। यदि आप 3 बार में 3.65 मीटर नहीं जंप कर पाएंगे तो यू विल बी गेट डिस्क्वालीफाइड। लॉन्ग जंप के बाद हाई जंप मतलब हाइट में, ठीक है, तो लगभग ये 3.25 फीट के आसपास की हाइट होती है। तो 1.2 मीटर्स आपको 3 चांस में कूदना पड़ेगा, हाई, दैट इज कॉल्ड हाई जंप, और एक बार लगा दिया जाता है और इसमें भी आपको 3 चांसेस मिलते हैं। ये भी बहुत टफ है बेटा, याद रखना, एक ये टफ है और एक ये टफ है। इसके लिए आज ही से प्रैक्टिस चालू कर दो, ठीक है। शॉर्ट पुट ये काफ़ी ईजी है, शॉर्ट पुट 4.5 मीटर फेंकना होता है 3 चांसेस में, इसमें मेरे ख्याल से कोई डिस्क्वालीफाई नहीं होता। ओके, ये तो मैंने मेल्स का बता दिया, फीमेल्स का भी देख लीजिए। तो फीमेल्स को 2 सेकंड एक्स्ट्रा मिलते हैं, यानी दे हैव टू रन 100 मीटर्स इन 18 सेकंड्स। फिर इनका जो रेस होता है वो भी उतना रिग्रेस नहीं होता, तो हाफ डिस्टेंस आपको कवर करना पड़ेगा 800 मीटर 4 मिनट में, ठीक है। ये ईजी है, वैसे आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, बट एज पर फीमेल स्टैंडर्ड्स ये टफ पड़ता है, तो आप थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिए। यदि लॉन्ग जंप की बात करें तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है 2.7 मीटर्स 3 चांसेस मिलेंगे, ये भी काफ़ी सिंपल है। हाई जंप भी काफ़ी सिंपल होता है, यहाँ पे 0.9 मीटर्स इन 3 चांसेस, बट मैं सिंपल बोल रहा हूँ मेल स्टैंडर्ड के हिसाब से। यदि आप फीमेल स्टैंडर्ड के हिसाब से देखोगे सो इट में गेट टफ, तो आपको थोड़ा सा रिग्रेस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखो होता क्या है, सीपीओ एग्जाम में सिर्फ वही बच्चा क्लियर करेगा जो दिमाग से भी अच्छा है और जो फिजिकली भी फिट है। कई लोग क्या होता है, पढ़ाकू के जो बच्चे होते हैं वो फिजिकली फिट नहीं हो पाते, वो सब स्टैंडर्ड में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप एक वर्दी वाली नौकरी ले सकते हैं, दिल्ली पुलिस में जा सकते हैं, आर्म फोर्सेज में एज ए सब इंस्पेक्टर रिक्रूट हो सकते हैं। ओके, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ एनसीसी सर्टिफिकेट इन दिस एग्जामिनेशन, दैट इज एसएससी सीपीओ। तो यदि आप यहाँ पे, मैं एक बात इंपॉर्टेंट है बहुत, यदि आप एनसीसी सर्टिफिकेट ए, बी या सी होल्डर है तो इसमें आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। यदि आप एनसीसी सर्टिफिकेट ए होल्डर है तो यू विल बी गेटिंग 4 मार्क्स एक्स्ट्रा, बोनस मार्क्स कह सकते हो आप इसे। यदि बी है तो यू विल बी गेटिंग 6 बोनस मार्क्स, और यदि आपके पास सी है, एनसीसी सर्टिफिकेट सी है, तो यू विल बी गेटिंग 10 एक्स्ट्रा मार्क्स। इसका मतलब क्या, मैं आपको बता देता हूँ। सपोज टियर 1 और टियर 2 मिला करके, जैसा मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया ऑलरेडी, यदि दोनों डिटेल में दोनों मिला करके आपको टोटल मिलते हैं 330 मार्क्स। सपोज टियर 1 टियर 2 200 नंबर का मिला करके आपको 400 में 330 मिलते हैं, और लगभग इतने का टारगेट आपको करना भी चाहिए यदि आपको अच्छी पोस्ट चाहिए दिल्ली पुलिस। तो यहाँ पे जब आप, यदि मान लो ए सर्टिफिकेट होल्डर हो तो आपको 4 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, यानी आपका नंबर क्या काउंट होगा 334। यदि आप बी सर्टिफिकेट होल्डर हो तो यू विल बी गेटिंग 336, और यदि आप सी सर्टिफिकेट होल्डर हो तो यू विल बी गेटिंग 340 मार्क्स। एंड मार्क माई वर्ड्स बेटा, बहुत डिफरेंस क्रिएट करता है। 10 नंबर मतलब सिलेक्शन नॉन सिलेक्शन का खेल है। तो अगेन इट इज़ एन एड ऑन, यदि आप ए बी या सी होल्डर हो एनसीसी सर्टिफिकेट तो आप डेफिनेटली इस फॉर्म को भरिए, ठीक है। तो मैं फिर से कहना चाहूँगा कि फिजिकली फिट और मेंटली फिट लोगों का ये एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड इट। मैं फिर से कहना चाहूँगा, आप अपने क्वेरीज कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में हमने पूरी डिटेल में डिस्कस किया कि कैसे आपको स्ट्रेटजी यूज़ करनी है, कैसे आप किस सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है, और पूरे हमने सीपीओ नोटिफिकेशन का पोस्टमार्टम किया है। So if you like the video, do press the bell icon and do comment your queries. We'll definitely try to resolve it. Thank you. Take good care of yourself and bye-bye.